हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नारायण माली, सहायक आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास में मराठों की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मराठा साम्राज्य शिवाजी को विरासत में नहीं मिला था। उन्होंने अपनी प्रतिभा और सैन्य योग्यता के बल पर इस स्वराज्य की स्थापना की, मराठा राज्य की स्थापना की। 1689 में संभाजी की मुगल शिविर में हत्या के बाद कुछ समय के लिए मराठा साम्राज्य अस्थिर हो गया था, मगर पेशवा बाजीराव प्रथम 1720-1740 ईस्वी के काल में मराठा साम्राज्य एक प्रकार से हम कहें पुनर्जीवित हुआ और उन्होंने इसे पुनः शक्तिशाली बनाया कि मुगल भी इसके नाम से ठहराने लगे। दक्षिणी की जो रियासतें, राज्य जो थे, वो भी मराठों के नाम से ही भयभीत होने लगे। पेशवा बालाजी बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठा राजनीतिक प्रभुता कायम करने की चेष्टा की। 1752 ईस्वी में उन्होंने मुगलों से एक समझौता भी किया, जिसके तहत 50 लाख रुपए वार्षिक के बदले और दक्षिण में चौथ वसूली के बदले उन्होंने मुगल साम्राज्य की आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा का वचन दिया और इसी के कारण उन्हें 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से भी उलझना पड़ा। मगर पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार से उत्तर भारत में उनका साम्राज्य स्थापित करने की जो महत्वाकांक्षा थी वो समाप्त हो गई। और हमने पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणामों में ये चीज़ देखी थी कि धन की हानि से तो मराठों का नुकसान हुआ ही। इस पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रमुख राजनीतिक परिणाम जो था वो ये था कि मराठे जब इस पानीपत की हार को भूल करके पुनः ताकतवर हुए, तब तक भारतीय रंगमंच पर एक नवीन शक्ति का अभ्युदय हो चुका था और वो शक्ति थी अंग्रेज। मुगल साम्राज्य पतन की कगार पर था। बाकी के जो राज्य थे वो आपस में लड़ कर के अपनी शक्ति कमज़ोर कर चुके थे। मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध की हार से संभले। पेशवा माधवराव ने मराठों की शक्ति का पुनः डंका बजाया। माधवराव सिंधिया सरीखे मराठा सरदार ने मुगल सम्राट को पुनः दिल्ली पर लाकर राज सिंहासन पर आरूढ़ किया, मगर अब उन्हें भारतीय रंगमंच पर एक विदेशी और आधुनिक अस्त्रों से लैस शक्ति से सामना करना पड़ा और वो शक्ति थी अंग्रेज। करीब 40 वर्ष तक भारत में राजनीतिक प्रभुता के लिए अंग्रेज़ों और मराठों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चली, मगर मराठा साम्राज्य की ये मजबूत इमारत अंग्रेज़ों के सामने भर कर गिर पड़ी। इसके पीछे अंग्रेज़ों की शक्ति और कुशल नेतृत्व तो जिम्मेदार था ही, मराठा राज्य के कुछ अंतर्वर्ती दोष भी उत्तरदायी थे। तो हम मराठों की हार के पीछे या उनकी असफलता के पीछे जो विद्यमान कारण हैं उन पर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। किसी भी राज्य के उत्थान और पतन में जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक होता है वो होता है नेतृत्वकर्ता का। और जब शासक या नेतृत्वकर्ता योग्य होता है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी
एक प्रकार से हम कहें नहीं टिकता है। कबीर की कुछ पंक्तियाँ इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचयन, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कि यदि पुत्र योग्य है तो उसे धन की आवश्यकता नहीं, वो खुद ही धन कमा लेगा, और अयोग्य है तब भी धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे कमाए हुए धन को व्यर्थ के कामों में उड़ा देगा। यही मराठों के साथ हुआ। शिवाजी ने अपनी योग्यता, नेतृत्व और साहस से जिस राज्य की स्थापना की थी, वह उसके अयोग्य नेतृत्वकर्ताओं ने एक प्रकार से हम कहीं खो दिया। 1772 तक यानी पेशवा माधवराव द्वितीय तक पेशवा शक्तिशाली थे। उसके बाद भी हम कहें 1800 ईस्वी तक महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने मराठा राज्य को एक प्रकार से ताकतवर बनाए रखा। इसको एक सूत्र में बांधने का प्रयास वो लोग करते रहे। और 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई और 1796 में पेशवा ने आत्महत्या कर ली, माधव नारायण राव ने। तो उसके बाद जो नया पेशवा बना वह रघुनाथ राव राघोबा का वैसा ही षड्यंत्रकारी पुत्र बाजीराव द्वितीय था और महादजी का योग्य उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया। दोनों ही अयोग्य और षड्यंत्रकारी थे। होलकर और सिंधिया में पूना में पेशवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ चली। इसमें सिंधिया विजयी रहा और उसका पेशवा पर प्रभाव स्थापित हो गया, मगर ये दोनों ही अपने दुष्कृत्यों के कारण मराठों के लिए घातक सिद्ध हुए। बाजीराव द्वितीय को तो लोग हत्यारा समझते थे जब उन्होंने बिट्ठू जी होलकर की हत्या करवाई, और अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पेशवा पद की सुरक्षा के लिए जब उसने मराठों की स्वतंत्रता ही गिरवी रख दी, मराठा साम्राज्य को ही बेच दिया एक प्रकार से अंग्रेजों के हाथों, तो ऐसे अयोग्य नेतृत्वकर्ता के होते मराठों का पतन अवश्यंभावी था। दौलतराव सिंधिया महादजी सिंधिया का एक अयोग्य उत्तराधिकारी था, आलसी और विलासी था। ब्राउटन उसके विषय में लिखता है, यह नहीं कि उसकी जनहित कार्यों में प्रवृत्ति नहीं, वरन यह कि वह देर तक इसमें लगा नहीं रहता था। एक शेर, एक सुंदर मुखड़ा इत्यादि कुछ भी उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थे। इतिहासकार GS सरदेसाई बाजीराव द्वितीय और पेशवा और दौलतराव सिंधिया के विषय में लिखते हैं कि दोनों ही नेताओं के दुष्कृत्यों से पूना दरबार तथा समाज का इतना नैतिक पतन हो चुका था, किसी की भी जान माल तथा मान सुरक्षित नहीं था। देश के दूर भागों में रहने वाले लोग भी कुशासन, उत्पीड़न तथा लूट से दुखी थे। दक्षिणी प्रदेशों के सरदार और जागीरदार तो दुखी और अंग्रेजों के शरणागत हो गए। संभवतः जसवंतराव होलकर इनमें बुद्धिमान था, परंतु वो भी एक अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति था। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तम नेतृत्वकर्ता मराठों में इस समय कोई नहीं था। 1800 ईस्वी तक करीब करीब सारे ही योग्य जो मराठा सरदार थे, नेता थे, वो इस संसार से चल बसे। दूसरी ओर अंग्रेज कंपनी के पास इस समय बहुत उत्तम प्रकार के नेता एल्फिंस्टन, जॉन मालकम, कर्नल कॉलिंस, जोनाथन डंकन, आर्थर वेलेजली, लॉर्ड लेक तथा रिचर्ड वेलेजली विद्यमान थे। तो इन योग्य नेताओं के सामने मराठों का अयोग्य नेतृत्व टिक नहीं सका और अंततः मराठों का पतन हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है मराठों के पतन का, वह है मराठों के पास किसी स्थायी अर्थनीति नहीं थी। उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी लूटपाट, चोट, स्वदेशमुखी और हम कहें एक राज्य से दूसरे राज्य की रक्षा के दौरान जो उनको धन लेते थे उस पर निर्भर थी। औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध में जब किसान उजड़ गए थे, तो जो किसान थे वो भी हम कहें कि
खेती छोड़ करके सैनिक बन गए थे। सैनिक सेवा एक राष्ट्रीय उद्योग बन चुका था और मराठों के इन सैनिकों का भरण पोषण चौथ और सरदेशमुखी पर एकत्रित था। उन्होंने किसी निश्चित रेवेन्यू सिस्टम का विकास नहीं किया था। इस कारण जब अंग्रेज़ों से उन्हें युद्ध करना पड़ा तो उनके आर्थिक साधन भी उनकी तुलना में कमज़ोर थे और इन आर्थिक साधनों की कमजोरी या कमी के कारण वह अंग्रेज़ों के सामने नहीं टिक सके या उनसे जम करके लोहा नहीं ले सके। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए अर्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है, चाहे वो वर्तमान आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे प्राचीन राजतंत्र हो। बिना धन के कोई भी व्यवस्था ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती है और धन का भी एक निरंतर प्रवाह होना चाहिए, रेगुलरिटी उसमें होनी चाहिए। जिन जिन राज्यों ने एक निश्चित स्थायी भू राजस्व व्यवस्था या अपने आर्थिक साधनों को की रेगुलराइज नहीं किया, नियमित नहीं किया, उनका पतन इतिहास में देखा जा सकता है। मराठा राजनीतिक व्यवस्था भी दोषों से मुक्त नहीं थी। उसे हम एक ढीले ढाले संघ की संज्ञा दे सकते हैं। जिस प्रकार रूस में ढीला ढाला संघ था और 1991 में 15 राज्यों का वह संघ बिखर गया, उसी प्रकार ये मराठा राजनीतिक व्यवस्था थी। छत्रपति नाम का शासक था, पेशवा ने उसकी सारी शक्तियाँ अपहृत कर ली थी और पेशवा के अधीन जो 4 शक्तिशाली सामंत जिन्हें हम कह सकते हैं, सरदार कह सकते हैं, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और नागपुर में भोंसले, ये सारे पेशवा के अधीन थे मगर अपने आप में अर्ध स्वतंत्र थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों की ये व्यवस्था जो थी वो छिन्न भिन्न हो गई। ये सब आप पारस्परिक झगड़ों में लिप्त हो गए। इससे पूर्व भी पेशवा बाजीराव प्रथम के बाद ये जो मराठा नेता थे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, धन के लिए एक दूसरे के विरोधियों को सैनिक सहायता देते थे। होलकर, सिंधिया और भोंसले सभी एक दूसरे के दुश्मन थे। आपसी ईर्ष्या तथा द्वेष के कारण कंपनी के विरुद्ध भी इन लोगों ने मिलकर के युद्ध नहीं किया। 1803 में जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो गायकवाड़ युद्ध से तटस्थ रहा। होलकर ने भी सिंधिया और गायकवाड़ के हारने पर बाद में अलग से युद्ध किया। तो इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था का जो ढीलापन था, इसने भी मराठों के पतन में योगदान दिया। चौथा जो इनके पतन का कारण है वो है मराठा राज्य के स्वाभाविक दोष। सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि मराठा राज्य में कुछ स्वाभाविक दोष थे। उन्होंने किसी समय भी कोई सामुदायिक विकास, शिक्षा, प्रसार का कार्य अथवा जनता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य नहीं किया। मराठा राज्य की जो एकता थी वो कृत्रिम थी और राष्ट्रवादी कारण अचानक उत्पन्न हुई थी। अनिश्चित धार्मिक राष्ट्र की भावना जिसने मुगल साम्राज्य के विघटन में भूमिका निभाई थी, वही मराठा साम्राज्य के प्रसार में समाप्त हो गई थी। इस कारण भी मराठा राज्य का पतन हो गया। मराठों की जो सैनिक प्रणाली थी वह अंग्रेज़ों की तुलना में घटिया थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यक्तिगत वीरता में मराठे किसी से भी कम नहीं थे, परंतु अंग्रेजी सैनिक संगठन, अशस्त्र, अनुशासन तथा नेतृत्व मराठों से कहीं आगे था। उन्होंने अपनी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का त्याग कर दिया था, जिसके द्वारा शिवाजी ने अपना राज्य स्थापित किया और पैदल सेना व तोप खाने पर ज़्यादा उन्होंने बल दिया था।
और घुड़सवार सेना की उन्होंने अवहेलना की, जिसके कारण उनकी गतिशीलता में कमी आई। बाजीराव प्रथम जो था, एक अल्प समय में भी शत्रु के समक्ष पहुंचकर उसे भौचक्का कर देता था। अब मराठे धीरे धीरे उनके सैनिक शिविर में महिलाओं, नर्तकों, नर्तकियों, मनोरंजन के साधनों की भरमार सारी चीज़ें होती थी। इसके अलावा जब सिंधिया ने तोपें व बारूद बनाने के कारखाने लगाए तो उन्होंने इसे विदेशियों के हाथों में दे दिया, और इन विदेशियों ने समय आने पर वे मराठों को धोखा दिया। इनका भारी तोपखाना पानीपत के तीसरे युद्ध में भी काम नहीं आया, और अन्य किसी युद्ध में इनके तोपखाने ने विजय प्राप्त नहीं की। तो इनकी जो सैनिक व्यवस्था थी, एक प्रकार से हम कहें अंग्रेजी की तुलना में काफ़ी ख़राब थी। इन्होंने युद्ध की वैज्ञानिक और आधुनिक प्रणाली नहीं अपनाई। तो हम कह सकते हैं कि यदि यह पैदल घुड़सवार तोपखाना, हल्के तोपखाने का ठीक ठीक विकास करते तो हो सकता है इन्हें इतनी जल्दी पराजय नहीं मिलती। मराठों के पतन का जो अगला कारण हम लेंगे वो लेंगे अंग्रेजों की उत्तम कूटनीति। अंग्रेज कूटनीति में बहुत आगे थे। वह मराठों के मित्रों को अपनी ओर मिला लेते थे, प्लस वे उनके साथ भी विश्वासघात करके अंग्रेजों का साथ दे देते थे। युद्ध शुरू करने से पहले कंपनी भिन्न भिन्न मित्र बनाकर शत्रु को अकेला कर देती थी। द्वितीय मराठा युद्ध में गायकवाड़ तथा दक्षिणी के जागीरदार अंग्रेजों की तरफ मिल गए थे। बैसिन की संधि से पहले और बाद में पेशवा स्वयं अंग्रेजों की ओर था। इन सब चीज़ों से गायकवाड़ को उन्होंने अपनी ओर मिला ही लिया था। सिंधिया जो कि महादजी जी के काल में भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था, और दौलत राव सिंधिया के पास भी सैनिक साजो सामान और सेना की कोई कमी नहीं थी, मगर अंग्रेजों की उत्तम कूटनीति के आगे वह असफल रहा। कभी भी मराठों ने एक होकर के अंग्रेजों का सामना करने की मतलब हमें दिखाई नहीं देता कि उन्होंने अंग्रेजों का एक होकर सामना किया हो। अंग्रेजों की उत्तम गुप्तचर व्यवस्था। मराठे सैनिक गुप्तचर व्यवस्था से एक प्रकार से उदासीन थे। सरदेसाई बात की तरफ संकेत करते हुए लिखते हैं कि अंग्रेज अधिकारी भारत में भ्रमण करते समय सैनिक तथा असैनिक जानकारी इकट्ठा कर लिया करते थे, और सरकार उस जानकारी से पूरा लाभ भी उठाती थी। उनके अंग्रेज मराठी भाषा समझ सकते थे, बोल सकते थे। दूसरी ओर मराठों को अंग्रेजी भाषा समझने में कठिनाई आती थी। इनकी उत्तम गुप्तचर व्यवस्था के कारण कंपनी को मराठा सरदारों के पारस्परिक मतभेदों का ज्ञान होता था, और वह उनमें आपस में फूट भी डलवा देते थे। शत्रु की कमजोरियां उन्हें पहले ज्ञात हो जाती थी, किस जगह उन्हें युद्ध करना है, वहाँ पानी का जमाव है या नहीं, पानी की व्यवस्था है या नहीं, बारिश आने पर क्या होगा, ये सारी जानकारी वो अपने गुप्तचरों के द्वारा प्राप्त कर लेते थे, और अपनी सुविधा अनुसार युद्ध भूमि का चुनाव भी करते थे। मगर मराठे इस तरफ से पूर्णतः अनभिज्ञ थे, प्लस वो अंग्रेजों के सामने नहीं टिक सके। अंग्रेजों का प्रगतिशील दृष्टिकोण भी उन्हें मराठों के ऊपर विजय दिला पाया। जदुनाथ सरकार ने ब्राह्मण मराठा मतभेदों को राज्य शक्ति के विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया है। यूरोपीय लोग तो धर्म और देवी बंधनों से पहले ही आज़ाद हो चुके थे, प्लस उन नए नए आविष्कार और यात्राएं की। दूसरी तरफ बाजीराव द्वितीय ने ब्राह्मणों को भिन्न पदों पर नियुक्तियां देकर पुण्य कमाना चाहा। अपनी पुस्तक मराठा सीरीज में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। अतः मराठों के पतन का यह भी एक कारण बन गया।
अब हम देखें, मराठे साहसी और वीर थे, लड़ाई में वो किसी से कमज़ोर नहीं थे, मुगलों से भी अधिक शक्तिशाली थे, मगर अंग्रेजों से सैनिक व्यवस्था, नेतृत्व, कूटनीति तथा साधनों में बहुत पीछे थे। अतः आधुनिक अस्त्रों से लेश अंग्रेजों के सम्मुख मराठे ज़्यादा नहीं टिक पाए और उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। जय हिंद, जय भारत।